1000 बच्चों की सर्जरीज हुई है और आज 1000 बच्चे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समाज के मुख्य धारा में आए हैं, स्कूल जा रहे हैं। कि कोई भी एक समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट योजना होती है, तो उसका किस प्रकार से लूप होल्स निकाल फ़ायदा। के पैसा कमाया जा सकता है, ऐसे विचार रखने वाले भी कुछ लोग होते हैं। बच्चू भाऊ के रूम में जब मैं गया, तो मैंने देखा कि उनका जो जहाँ पे वो सोते हैं, खुद का बेड, उनके खुद के बेड पे भी एक पेशेंट सोया था, कैंसर का मरीज़ सोया था। उनका जो रूम था, वो पूरा वार्ड ही था। यहाँ पे एक पेशेंट सोया है, वहाँ पे एक पेशेंट सोया है। आपका अगर बर्थडे होता है या आपका पिताजी का बर्थडे होता है, मैंने खुद मुझे जब ₹50,000 का एक पुरस्कार मिला था, तो उसमें ₹50,000 ऐड करके मैंने इस मुख्यमंत्री सहायता निधि को दिए थे। मेडिकॉली के इस खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मंगेश चिप्टे, जो कि ओएसडी हैं, सीएम मेडिकल असिस्टेंट सेल के। सबसे पहले सर आपका हुँ, बहुत-बहुत स्वागत है हुँ, हमारे इस नमस्ते। एपिसोड में। हुँ, अ, जब हम किसी भी स्टेट फंड की बात करते हैं, स्पेशली मेडिकल से रिलेटेड, हम आस-पास में बहुत से बीएमसी हॉस्पिटल्स देखते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख रहे हैं, बहुत सी सेंटर की स्कीम्स हैं और उसके बाद हुँ। इस फंड की क्या आवश्यकता थी कि इसके पीछे सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेन चाइल्ड किसका है? सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया शुरुआत में ही करूँगा क्योंकि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपने मेडिकॉल के ज़रिए हमें उपलब्ध करवाया है कि ये स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचे, वो उन तक उनका लाभ पहुँचे और लाखों लोगों की जानें इस योजना के माध्यम से बच सकती है। तो इसलिए मैं आपका शुरुआत को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जैसे सवाल पूछा कि ब्रेन चाइल्ड किसका है? तो मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष ये 2014 की सरकार जब देवेंद्र फडणवीस सर की आई थी, तो फडणवीस साहब के कार्यकाल में मैंने इसकी नींव रखी थी, इसकी संकल्पना मेरी थी और मैंने मुख्यमंत्री तब के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब को कहा था कि मुख्यमंत्री सहायता निधि अस्तित्व में है, लेकिन मुख्यमंत्री सहायता निधि के अंतर्गत हम मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदद कक्ष अगर शुरुआत करते हैं, इसकी पहल रखते हैं, तो समाज के गरीब तबके के जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, जो पैसों के कारण उनकी सर्जरीज़ महँगी सर्जरीज़ नहीं कर पाते, उनको हम इसका फ़ायदा दिलवा सकते हैं, उनकी जानें बच सकती है। तो लगभग 4 साढ़े 4 महीने गए उनको भी ये थोड़ा-सा डाइजेस्ट होने में उनको वो वे साशंक थे कि गवर्नमेंट के स्टील फ्रेम में ये योजना किस प्रकार से हम लागू कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन साढ़े 4 महीनों के बाद उन्होंने इस योजना को पहल दी, इंतज़ाम दिया और तब के उनके जो सहयोगी हैं अभी के जो विधायक हैं अभिमन्यु पवार जी, देवेंद्र फडणवीस साहब के पीए थे तब वो सुमित वानखेड़े जी हैं और परिणय जी फुके जो अभी फिलहाल विधायक बने हैं। इन तीनों ने मुझे काफ़ी उस वक़्त मदद की थी और फडणवीस सर ने इस योजना को रात को 1 बजे 13 मार्च 2017 को रात को 1 बजे इसको अंजाम दिया और 17 मार्च 2015 को ये योजना अस्तित्व में आई। फडणवीस सरकार के कार्यकाल में भी योजना का अच्छा कार्यकाल रहा। बहुत सारे लोगों की जानें बची। लेकिन जब महाविकास अघाड़ी की सरकार आई थी बीच में 2 ढाई साल, उस कार्यकाल में जिस कार्यकाल के दौरान पूरे विश्व में सबसे बड़ी चुनौती आई थी, कोविड की चुनौती आई थी, कोविड संकट आया था। उस वक़्त ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष चालू रखने का काम उस सरकार ने करना आवश्यक था। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट है, दुर्भाग्य की बात है कि जब इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, तब उसी दौरान ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष बंद रहा और मुझे ये अभिमान के साथ बताना आपको मैं अभिमान के साथ हमेशा बताता हूँ कि एकनाथ शिंदे साहब ने जो उठाव किया, इस उठाव के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री पद का ज़िम्मा सौंपा, ज़िम्मेदारी ली और मुख्यमंत्री पद की ज़िम्मेदारी लेने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, तो ये जो बंद हुआ था मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदद कक्ष, ये चालू किया और वैद्यकीय सेवा में मैं पहले से ही उनके साथ जुड़ा हुआ था पिछले 8 सालों से। मुझे उन्होंने यहाँ पे ज़िम्मेदारी सौंपी और मुझे अभिमान इस बात का है कि मेरे कार्यकाल में, आदरणीय शिंदे साहब के कार्यकाल में, पिछले 2 साल में कम से कम 40,000 लोगों की जानें बची है, उनकी महँगी सर्जरीज़ हुई है
और आज तक 285 करोड़ का राशि हमने मुख्यमंत्री राहत कोष से आवंटित की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 10-15 दिन में, 1 महीने में ये जो आंकड़ा है, मदद का आंकड़ा 300 करोड़ तक जाएगा। बिल्कुल, इस आंकड़ों पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एकदम शुरुआत में चलते हैं। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। जैसे अब दर्शकों को पता चल ही गया है, मंगेश जी हैं, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था, इस इतने बड़े मुहिम को लेकर। मुझे सबसे पहले आपसे ये भी जानना है शुरुआत आपके दिमाग में कब आया कि इस चीज़ की अब ज़रूरत है? हाँ, ये काफ़ी मेरे हृदय से जुड़ा हुआ सवाल है। दरअसल हुआ ऐसा था कि मैं मुंबई में आया था 2005 को और आज वो दिन है 26 जुलाई 2005। आज 26 जुलाई 2014 है 2024 है। 24 26 जुलाई 2005 को मैं मुंबई में पहली बार आया था ज़िंदगी में। तब बहुत बड़ी बारिश आई थी। आपने तब की यादें भी पेपर में पढ़ी होगी, देखी होगी। अ, तब मैं आया था पत्रकारिता का शिक्षा लेने के लिए अंधेरी के एक कॉलेज में मैंने उस वक़्त एडमिशन लिया था। तो 2005 को जब मैं आया था तो विधानसभा का यानी 26 जुलाई को मैं आया। उसके बाद ही 1 हफ्ते भर में विधानसभा में मैं आया था। विधानसभा का शीत सत्र चालू था। उसी दौरान चालू होता है, जुलाई के जी, एंड में होता है, अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो उस दौरान तब के एक निर्दलीय विधायक चुन के आए थे, बच्चू कडू अभी भी विधायक के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। खास करके दिव्यांग हमारे जो बंधु थे उनके लिए उनका अच्छा काम चालू है। विधान भवन के बाहर में उनको मिला 2005 को जुलाई के यानी अगस्त के फर्स्ट वीक होगा शायद। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं गाँव देहात से आया हूँ, पत्रकारिता की शिक्षा ले रहा हूँ और मुझे विधानसभा देखनी है। तो मेरी जान-ना-पहचान फिर भी बच्चू भाऊ ने मुझे साथ लेके गए विधान भवन, मेरा पास बनवाया। प्रेक्षक गैलरी में मैंने विधानसभा का कामकाज देखा, विधान परिषद का देखा और जाते वक़्त भी बच्चू भाऊ ने उनका नंबर दिया मुझे। मुझे कहा कि कभी भी अगर मदद लगती है तो बिल्कुल मेरे पास आना। फिर एक 8-10 दिन बाद ही बच्चू भाऊ जब मनोहर आमदार निवास में रहते थे, अभी वो पूरा डिस्टॉर्ब किया है, तो मैं उनको मिलने के लिए गया। बच्चू भाऊ के रूम में जब मैं गया तो मैंने देखा कि उनका जो जहाँ पे वो सोते हैं, खुद का बेड, उनके खुद के बेड पे भी एक पेशेंट सोया था, कैंसर का मरीज़ सोया था। उनका जो रूम था, वो पूरा वार्ड ही था। यहाँ पे एक पेशेंट सोया है, वहाँ पे एक पेशेंट सोया है। ये यानी रहते वो कहाँ देख थे? के ये मनोहर आमदार निवास में रहते थे अच्छा, तब, जो विधायकों का एक बिल्डिंग रहता है वहाँ पे। तो तब से मेरा लगाव इस मरीज़ों को मदद करने के बारे में लगाव थोड़ा-सा बढ़िया। बढ़ा। बच्चू भाऊ के साथ मैंने काफ़ी हॉस्पिटल को भी विज़िट की और मेरे गाँव का एक पेशेंट था, उसको किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के लिए 2006 के जनवरी या फरवरी का दिन होगा, फरवरी का महीना होगा, तब बॉम्बे हॉस्पिटल हम गए थे। टैक्सी से गए थे, मुझे ये आज भी याद है और वहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन के साथ बच्चू भाऊ ने एकदम एग्रेसिवली बात करके जो मेरे गाँव का मरीज़ था, उसको एडमिशन दिलवाने के लिए कम पैसों में उसके यानी पूरा उसके उपचार होने के लिए मदद की थी। तो तब से मैं इस सेवा में जुड़ा 2005-6 से। तब से गाँव से कोई अगर आदमी आता था, किसी को ब्लड चाहिए, किसी को धर्मशाला में रहने की व्यवस्था करनी है, किसी का कोई ऑपरेशन है, तो पत्रकारिता का यानी जो अपना करियर है, नौकरी करते-करते मैं ये भी काम करते-करते गया। जितना हो सके उतना। अब तो 24 घंटे आज जैसे हम 24 घंटों में से कम 16-18 घंटे यही काम करते हैं मरीज़ों की सेवा का, तब वैसा पॉसिबल नहीं था। तब अपना पत्रकारिता का करियर करते थे 12-14 घंटे और उसमें जो समय निकलता था 2-3 घंटे वो दिन में हम देते थे इसके लिए, मैं देता था। तब मेरी अच्छी टीम भी हुई थी तैयार। मेरे जो साथ के सहयोगी थे, जो इस सेवा में कुछ न कुछ समाज को योगदान देना चाहते थे। ऐसे सारे लोगों को साथ में लेकर ये काम मैंने आगे बढ़ाया और वो जो हिंदी में एक कहावत है कि हम साथ चलते गए नहीं चलते गए और कारवां बनता गया। कारवां बनता गया। हाँ, तो ऐसा एक कारवां बनता गया। लेकिन जब ये 14 तक मैंने काम किया, बीच में मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की, 3 साल मैं दिल्ली में रहा यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन वहाँ पे मुझे सक्सेस नहीं मिला, तो वापस मैंने पत्रकारिता में आया 2013 को। 2013 से लेके 17 तक मैं पत्रकारिता में रहा। तो 2014 को जब देवेंद्र फडणवीस सर की सरकार आई,
तो एज़ अ पत्रकार आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि पत्रकारिता करते समय अपने एक अच्छे रिलेशन डेवलप होते हैं। राजनीति में जो कवरेज करता है, उसके राजनेताओं के साथ संबंध डेवलप होते हैं। आप मेडिकल फील्ड में जर्नलिज़्म करती है, आपके डॉक्टर लोगों के साथ अच्छे संबंध प्रस्थापित होते हैं। तब मैं राजनीति कवर करता था, इस वजह से फडणवीस साहब के साथ मेरे अच्छे संबंध प्रस्थापित हुए थे। तो 2014 को मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे याद है, मैजेस्टिक आमदार निवास है, वो भी अभी बंद हो चुका है। जहाँ पे देवेंद्र फडणवीस साहब रहते थे। तो वानखेड़े स्टेडियम में शपथ लेने के लिए जा रहे थे फडणवीस साहब। उससे पहले ही मैंने उनको रोड नंबर 421 में मिला और उनको कहा कि आदरणीय देवेंद्र जी, अब आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अपनी सरकार आई तो उनको भी पता था कि मैं इस सेवा में जुड़ा हूँ। तो मुझे या आज भी याद है कि मैंने उनको वहाँ पे कहा था कि अभी अपना आपका सपना पूरा हुआ है, हमारा सपना पूरा हुआ है और आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब मरीजों के लिए हमें काम करना है, उस काम करने के लिए आपको पहल उठानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में जो संकल्पना है, उसके लिए आप समय दीजिए। उन्होंने कहा कि अरे अभी तो शपथ तो लेने दीजिए। तो शपथ लेने के आने के बाद भी मैंने कंटिन्यूअस रिगorously फ़ॉलो-अप चालू रखा। उनको बार-बार मिलने के बाद वो कहते थे कि ये स्टील फ्रेम में कैसा बैठेगा, गवर्नमेंट के स्टील फ्रेम में कैसा बैठेगा, हम कोई प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे ये करते हैं, इनवाइट करते हैं, उसको हम ये पूरी ज़िम्मेदारी सौंपते हैं, तो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने उनको रिगorously कहा कि भाऊ, अगर हम ये अगर योजना चालू करते हैं, तो हज़ारों मरीज़ों का आशीर्वाद हमें मिल सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री सहायता निधि पहले अस्तित्व में था नहीं था क्या? था। ये मुख्यमंत्री सहायता निधि अस्तित्व में था, लेकिन मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि अस्तित्व में नहीं था। मुख्यमंत्री सहायता निधि के अंतर्गत पहले भी मदद नहीं होती थी क्या? होती थी, लेकिन वो बहुत कम होती थी। अभी मानिए किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, उसके लिए 10-12 लाख का खर्चा है। लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, उसके लिए समझो 20-22 लाख का खर्चा है। उसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से सिर्फ ₹25,000 मिलते थे। वो भी अगर आपके मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छी करीबी है तब जाके। तो 25,000 कहा और ये 20-25 लाख का खर्चा कहा, 10-12 लाख का खर्चा कहा। तब मैंने उनको ये बार-बार मिलने के बाद बताया कि मराठी में एक कहावत है कि दाँत टोकरून पोट भरणे, यानी दाँत में जो बचा हुआ है वो ये निकाल के हम पेट नहीं भर सकते। ये छोटी-सी मदद से 20-25 हज़ार रुपए की मदद से उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, उसका इलाज नहीं हो सकता। तो ये मदद हमें बढ़ानी होगी। ये मदद हमें 50,000 करनी होगी, 1 लाख करनी होगी, 2 लाख करनी होगी, 3 लाख करनी होगी, मेजर डिसीज़ेज़ के लिए। तो उन्होंने उसको हाँ कर दी। तो मुझे अभिमान के साथ ये बताना होगा कि तब के जो मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव थे, प्रवीण सिंह परदेशी, उन्होंने काफ़ी पॉज़िटिवली इस योजना को देखा। परिणय जी फुके हैं, उन्होंने काफ़ी पॉज़िटिवली देखा। अभिमन्यु पवार जी और सुमित वानखेड़े, ये अगर 3-4 लोग मेरे साथ अगर तब नहीं रहते, तो मुझे लगता है कि ये योजना तब जाके बनती ही नहीं और आज ये इतना बड़ा काम होता ही नहीं। फडणवीस सरकार के कार्यकाल में कम से कम साढ़े 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी और लगभग 60,000 पेशेंट्स की जानें बची थी। और ये कोई भी हम कहते हैं कि कोई भी अगर नई योजना की शुरुआत होती है, तो उसमें काफ़ी लूप होल्स होते हैं। तो इफ्स एंड बट। धीरे-धीरे जो लूप होल्स है, वो अभी हमने कम करवाते-करवाते एकदम ट्रांसपेरेंट योजना की है। यानी पिछले कार्यकाल में जो कुछ लोग इस योजना का गैर फ़ायदा उठाने का हमेशा प्रयास करते थे, कि कोई भी एक समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट योजना होती है, तो उसका किस प्रकार से लूप होल्स निकाल फ़ायदा। के पैसा कमाया जा सकता है, ऐसे विचार रखने वाले भी कुछ लोग होते हैं। तो उनको हमने पूरा ब्रेक लगाया है। ये पूरी योजना अभी हमने पूरी ट्रांसपेरेंट की है। काफ़ी लंबा समय आपने इस हुँ, वक़्त को इस स्कीम को दिया है और हुँ, जैसे आपने बताया कि सबका हुँ, सहयोग रहा हुँ, और जो मोटिवेशन आपको हुँ, मिला है हाँ, अ, वो होना ज़रूरी होता है, हुँ, वरना ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती है। हुँ। अ, अब जैसे ये स्कीम 2017 में आ चुका था, तब से लेके अब तक 2015 को, हाँ, 2015 हुँ, से लेके और बीच में किसी वजह से जो रुक हाँ, गया था, तो 2022 से आप इस पदवी पे हुँ, हैं। अब तक सबसे बड़ा अमाउंट कितना रिलीज़ हुआ है एक पेशेंट के लिए? हुँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं थोड़ा विस्तृत में ये हाँ, बताना हाँ, बिल्कुल। चाहूँगा कि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि के अंतर्गत पहले यानी फडणवीस सरकार के कार्यकाल में भी सिर्फ 6
डिसीजेस के ऊपर हम मदद करते थे। कोविड के कार्यकाल में तो ये बंद ही था। लेकिन जब मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब बने, तब उन्होंने सबसे पहले हमें आदेशित क्या किया कि मंत्रालय में मेरे पास अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई भी मरीज आता है, तो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। उसको कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए। बिल में डिस्काउंट दो, चैरिटी बेड दो, महात्मा फुले योजना दो, सेम रिलीफ फंड दो, कुछ ना कुछ मदद करो। तो मैंने उनको कहा कि सर ये योजना में सिर्फ 6 ही पे मरीज़ों को हम देते हैं, 6 डिसीज़ को ही देते हैं। तो बोले बढ़ाओ फिर। तो हमने बढ़ाए फिर। सारे हमारी एक लगभग 30 डॉक्टर की एक कमिटी रहती है, बहुत बड़ी एक इसमें इस योजना में कौन-कौन से डिसीज़ेज़ को बढ़ाना चाहिए, कौन-सा कम करना चाहिए। इसके लिए एक बहुत बड़ी कमिटी होती है, उसमें 30 डॉक्टर्स होते हैं, जिसमें डॉक्टर पद्मश्री तात्याराव लाहिड़ी से लेके डॉक्टर संजय ओक से लेके केईएम के हॉस्पिटल के डीन, नायर हॉस्पिटल के डीन, नायर हॉस्पिटल के डीन, अपने जे जे जेजे हॉस्पिटल के डीन रहते हैं। साइन सारे हॉस्पिटल हाँ, सारे सारे। बड़े हॉस्पिटल के डीन भी इसमें रहते हैं। तो उनके पास जब मीटिंग हुई, हमारे विकास खारगे जी थे मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव, तो मैंने ये सारे मुद्दे रखे कि अब तक सिर्फ 6 मरीज़ों को हम 6 डिसीज़ेज़ को डिजीज। हम मदद करते हैं, तो हमने इसे डिसीज़ेज़ बढ़ाने चाहिए। तो हमने अभी कौन-कौन से डिसीज़ेज़ लिए हैं, इसमें हमने कॉकलियर इम्प्लांट लिया है। कॉकलियर इम्प्लांट क्या होता है, जो हाँ, छोटे बच्चे होते हैं, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जिसको हम गूंगे कहते हैं। इस इन गूंगे बच्चों को अगर कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी अगर 2 साल से 6 साल में अगर अच्छे यानी उनके जो करेक्ट पीरियड होता है, अगर जब उस वो का सर्जरी की कार्यकाल में हम जाती है। करते हैं, तो बच्चे बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समाज के मुख्य धारा में आ सकते हैं। मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि के माध्यम से मैं अभिमान से बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी ये उपलब्धि क्या है, मुझे हर कोई पूछता है कि मुख्यमंत्री सहायता निधि की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो मैं अभिमान के साथ कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये जो लगभग 40,000 पेशेंट्स हैं, उसमें से 1,000 से ज़्यादा ये पेशेंट्स हैं जो जिनकी हमने कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की है। इन कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरीज़ को हमने हर एक सर्जरी को 2 लाख रुपए दिया है। इंक्रीमेंट यानी जो वाढीव मदद कहती है, वो भी हमने 1 लाख रुपए दी है। लगभग 3 लाख रुपीज़ हमने हर पेशेंट को मुख्यमंत्री सहायता निधि के अंतर्गत कॉकलियर इम्प्लांट को पेशेंट को दिए है और इसके तहत 1000 बच्चों की सर्जरीज़ हुई है और आज 1000 बच्चे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समाज के मुख्य धारा में आए हैं, स्कूल जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है और जो लोग, जो छोटे बच्चे ज़िंदगी भर गूंगे रहने वाले थे, बात नहीं करने वाले थे, समाज ऐसे बच्चों को स्वीकारता नहीं। आप हम भी देखिए, अगर घर में कोई ऐसा बच्चा रहता है तो उसको हम ठीक से नहीं स्वीकार पाते। तो ऐसे छोटे 1000 बच्चे आज समाज के मुख्य धारा में आज स्कूल जा रहे हैं। लोग मुझे पेशेंट के जो रिलेटिव है मुझे व्हिडिओ भेजते, 1-2 व्हिडिओ भेजता हो, की आज माझा मुलगा शाळेत जायला लागला. तो मुझे लगता है कि सबसे आनंद का क्षण होता है, जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जिन बच्चों को हमने देखा है जो बोल नहीं सकता, सिर्फ इशारों से ये करता है, वो बच्चा स्कूल जा रहा है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमने कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरीज़ का इसमें इंक्लूजन किया है। उसके बाद ऑल काइंड ऑफ ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट सर्जरी यानी माने क्या, आप तो जर्नलिस्ट है, आपको ही पता है, लेकिन कॉमन मैन को, लेमैन अंडरस्टैंडिंग हो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि अ, अगर 2 शरीर होते हैं, 2 ह्यूमन बॉडीज़ होती है, एक ह्यूमन बॉडी से एक ऑर्गन दूसरे ह्यूमन बॉडी में अगर हम शिफ्ट करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो इसको हम ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ कहते हैं। ये ट्रांसप्लांट सर्जरी कौन-कौन सी है? किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, हैंड ट्रांसप्लांट है। हैंड ट्रांसप्लांट पे भी हो रहा है, अगर हाथ कट जाता है तो उसका हैंड। भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसका भी हमने इंक्लूजन किया है। लंग ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है यानी हृदय का प्रत्यारोपण हम मराठी में जो उसको कहते हैं। इसे सारे ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ को भी हमने अभी 2 लाख रुपए का हम राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से आवंटित करते हैं। 2 लाख रुपए हर पेशेंट्स को हम देते हैं और इनको भी हम इंक्रीमेंट यानी कोई अगर मरीज़ रहता है कि जो हमें वापस अर्ज करता है, अप्लाई करता है कि 2 लाख रुपए मदद मिले लेकिन और वाढीव मदद चाहिए, तो इसको भी हम 1 लाख रुपीज़ की मदद करते हैं। इसके बाद है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सर्जरीज़। ये भी आपको पता है एज़ मेडिकल जर्नलिस्ट, लेकिन लेमैन अंडरस्टैंडिंग मैं आपको, कॉमन मैन को पता चले इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि समाज में हम देखते होंगे कि आजू-बाजू में कोई ना कोई ऐसा एक आधा बच्चा होता है जिसको थैलेसीमिया मेजर नाम की बीमारी रहती है।
इस थैलेसीमिया मेजर बीमारी में क्या होता है कि बच्चों को खून नहीं बनता। खून चढ़वाना पड़ता है महीने में 1 बार, महीने में 2 बार। और ऐसे छोटे बच्चों को अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सर्जरीज़ नहीं होती है, तो ये बच्चों का मृत्यु लिखा हुआ रहता है कि ये 15-20 साल तक ही ज़िंदा रहेगा, उसके बाद ये मर जाएगा। लेकिन ये अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सर्जरी कहती है तो उसका यानी अच्छा, आम लोग हम जैसे जीते 50, 60, 60, 70 साल तक, तो वैसा वो जी सकता है। ऐसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ को भी हम 2 लाख रुपए की मदद करते हैं, मुहैया करवाते हैं और इंक्रीमेंट मदद भी 1 लाख रुपए की मदद मुहैया करवाते हैं। इसके बाद हम देखते हो कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को एक सबसे बड़ी बीमारी अभी हल हो रही है हर जगह पे कि छोटे बच्चों को हार्ट को छेद होता है। बच्चा जब पैदा होता है, तो उसके हार्ट को छेद होता है, जिसको वैद्यकीय भाषा में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको एएसडी-वीएसडी कहा जाता है। ऐसे जो छोटे बच्चे हैं जिनको हार्ट को छेद है, ऐसे छोटे बच्चों को हार्ट के ऑपरेशन के लिए हम 1 लाख रुपए पर पेशेंट का मदद मुहैया करवाते हैं। इसके बाद अपनी कोई भी माता मावली जो है अपनी बहन है, उसकी डिलीवरी होने के बाद, प्रसूति होने के बाद जो छोटा बच्चा होता है, उसका वेट बहुत ऐसा हमने देखा है कि ये तो कॉमन हुआ है, प्रीमेच्योर। हुँ, प्रीमैच्योर बेबी हो या फिर उसका वेट कम होता है। प्रीमैच्योर में 8वें महीने में, 7वें महीने में डिलीवरी होती है, तो बच्चे का नेचुरली वज़न 500-600 ग्राम होता है। हमने तो ऐसे बच्चे देते हैं कि जो 450 ग्राम, 500 ग्राम का वेट है, और उसको काँच के पेटी में रखा जाता है, एनआईसीयू जिसे हम यस। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। ऐसे छोटे बच्चों को मदद करने का प्रावधान मुख्यमंत्री सहायता में पहले कभी नहीं था। इसको हमने इंक्लूज़न किया है। अब कोई भी अपने बहन का अगर बच्चा है, जिसको न यानी उसका वेट ज़रूरत है। कम है, एनआईसीयू में रखा है, तो उसको भी हम 50,000 से लेके 1 लाख तक की मदद मुहैया करवाते हैं। उसके बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो मदद है वो सिर्फ बाइसिकल के लिए हमने मर्यादित रखा है क्योंकि जो फोर व्हीलर में एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए मेडिक्लेम या इंश्योरेंस आरटीओ का एक अलग-अलग नियम होते हैं, कायदे कानून है। इसके तहत उनको मुआवजा मिलता है। लेकिन बाइक्स आर टू यानी बाइक पे अगर कोई जा रहा है, उसका अगर एक्सीडेंट होता है या चाहे वो गाँव देहात में हो या फिर अपने शहर में हो, कोई भी बाइक पे जा रहा है, आमने-सामने उसकी टक्कर हुई, पीछे से कोई ट्रक आया, उसको उड़ा दिया, तो उसको भी हम सीएम रिलीफ फंड से ये एक्सीडेंट के लिए मदद करते हैं, पूरे महाराष्ट्र के लिए। तो इसके इसकी बाद मदद क्या करते हैं? मदद इसके 1 लाख रुपए की मदद करते हैं इसको भी। कोई भी अगर बाइक एक्सीडेंट होता है उस लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी हमने प्रावधान किया है एफआईआर का। क्योंकि हमने बीच में देखा था कि इसमें पहले एमएलसी कंपल्सरी था। लेकिन हमने देखा कि कुछ लोग हैं मराठवाड़ा के एक जिले में एक हॉस्पिटल और एक पुलिस स्टेशन का एक मैच फिक्सिंग ही था ऐसा कह सकते हैं। एक ही जगह पे बार-बार एक्सीडेंट हो रहे थे बाइक के। और वहाँ से ज़्यादा हमें अर्ज आने लगे, तो हमारे एकदम हुँ, ट्यूबलाइट चमक गई कि क्या हो रहा है भाई? तो हमने पूरा इंक्वायरी किया जाके और उस हॉस्पिटल को भी सस्पेंड किया, ब्लैकलिस्ट किया और ये सारे माल प्रैक्टिस जो करते थे, इन पर निर्बंध लाने के लिए हमने एफआईआर कंपल्सरी किया है। पहले एमएलसी कौन देता था? हॉस्पिटल में ही लिख के देते थे। लेकिन हमने अभी पुलिस स्टेशन का एफआईआर मैंडेटरी किया है। एफआईआर मैंडेटरी करने के बाद हमें पता चला 1 महीने के बाद कि महाराष्ट्र के एक्सीडेंट कम हुए क्योंकि एप्लीकेशन कम आने लगे। तो ऐसे भी ये है क्योंकि चेक बैलेंस रखना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि इस योजना का गैर फायदा भी करेक्ट। कोई उठाए ना। ये लेकिन प्रॉपर क्राइटेरिया होगा बाइक हाँ, एक्सीडेंट के लिए? हाँ, क्राइटेरिया नहीं, पुलिस स्टेशन का एफआईआर। हुँ, पुलिस स्टेशन एफआईआर में सब कुछ आता है कि ये घटना इस तारीख को इस टाइम को हुई थी। ये इसम इस एक्सीडेंट में जख्मी हुआ है। इसको इस अस्पताल में उपचार चालू है। पुलिस स्टेशन का सही सिक्का और सीनियर पीआई की सिग्नेचर। ओके। तो ये मैंडेटरी करने के बाद पूरा यानी जो अगर कोई बोगस करना चाहता है, तो इतना दुस्साहस नहीं करेगा पुलिस स्टेशन से हुँ, जाके, पीआई से जाके पूरा ये करना। तो इसलिए हमने हुँ, ये मैंडेटरी किया नहीं है। लेकिन जब आप बाइक एक्सीडेंट की बात करते हैं, हुँ। तो पेशेंट के लिए क्राइटेरिया है? जैसे मेजर एक्सीडेंट है या आईसीयू में है तभी ये नहीं, नहीं, प्रावधान होगा? कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो उसको अगर खर्चा है 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो यहाँ पे हम 50,000 से लेके 1 लाख तक की मदद मुहैया करवाते हैं, उससे ज़्यादा मदद नहीं है। सिर्फ ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स हैं, उसके लिए हम ये 2 लाख की मदद मुहैया हुँ, हुँ, करवाते हैं हुँ, क्योंकि उसका खर्चा ज़्यादा है। किडनी ट्रांसप्लांट हुँ, का मैंने जैसे कहा कि 10-12 लाख का खर्चा है,
लिवर ट्रांसप्लांट का 20-25 लाख का खर्चा है। इसलिए जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट है उसी को हम 2 लाख की मदद करते हैं और इंक्रीमेंट की मदद 1 लाख रुपए करते हैं। बाकी जो पेशेंट्स है उसके लिए मदद निर्धारित है 1 लाख रुपए तो तक के। ऐसा है कि अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाएँगे, तब हुँ। ये नहीं हो पाएगा और अगर आप बीएमसी हॉस्पिटल में जाएँगे, तभी ये लाभ आप ले पाएँगे? अभी आपको पता है कि ये भागम-दौड़ की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रमाण जो हुआ है, हार्ट अटैक का हुआ है। तो हार्ट अटैक आने के बाद एंजियोप्लास्टी करनी पड़वाती है या बायपास सर्जरी करवानी पड़ती है या फिर वॉल रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। तो हार्ट के रिलेटेड जो-जो ऑपरेशंस है, उसके लिए 1 लाख रुपए की मदद हम मुहैया करवाते हैं। ये मेंदू के आज़ार यानी ब्रेन हेमरेज भी अभी बहुत ज़्यादा प्रमाण हुआ है ब्रेन हेमरेज का। ब्रेन के रिलेटेड जो कोई भी समस्या है उसके लिए हम 1 लाख की मदद मुहैया करवाते हैं। डायलिसिस पेशेंट को हर साल हम ₹50,000 की मदद मुहैया करवाते हैं। डायलिसिस का चार्ट देना उसके लिए बंधनकारक होता है। कैंसर के तो मरीज इतने बड़े हैं, मैं ये एक बहुत गंभीर बात यहाँ पे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये 40,000 जो हमने मदद की है पेशेंट्स को, उसमें से अगर माइन्यूटली हमने बीच में निकाला था तो उसमें से 1/4 प्रमाण कैंसर का है। यानी 40,000 में से 10,000 पेशेंट्स कैंसर के हैं जिनको हमने मदद की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो महाराष्ट्र के युवा हैं, उनको मैं संबोधित करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि भाई अगर आप गुटखा, मावा, तंबाकू, जर्दा इस प्रकार का कोई सेवन करते हैं तो आप बिल्कुल तुरंत छोड़ दें क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने पास कैंसर कौन-से हाँ, सबसे ज़्यादा जो यूथ में हमारे पास जो कैंसर के मरीज़ आते हैं, तो अगर जेंट्स होता है ना कैंसर पेशेंट, तो सबसे ज़्यादा माउथ कैंसर का प्रमाण है। अगर लेडीज़ रहती है, तो उसमें सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण ज़्यादा है, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो यूथ है अपना, तो यूथ का जो माउथ कैंसर तो पता है, तंबाकू, गुटखा या इसके वजह से होता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। महिलाओं के कैंसर के बारे में हम समझ सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए उसका ये बढ़ रहा है। लेकिन जो चीज़ें छोड़ने से कैंसर प्रतिबंध हो सकता है, कम हो सकता है, जो चीज़ें करने अपने अपने हाथ में है, वो चीज़ें तो महाराष्ट्र के युवा में करना चाहिए। ये भी एक आह्वान आपके माध्यम से मैं करना चाहूँगा। कैंसर के लिए एनी काइंड ऑफ कैंसर सर्जरी को हम 1 लाख रुपए मुहैया यहाँ से करवाते हैं और कैंसर के पहले जो केमोथेरेपी होती है या रेडिएशन थेरेपी होती है, उसके लिए भी हम सालाना 50,000 रुपए की मदद मुहैया करवाते हैं। लिगामेंट इंजरी में क्या होता है, बहुत बार हम देखते हैं कि जो रेसलिंग चैंपियन होते हैं या फिर जिम में काम करने वाले एक्सरसाइज करने वाले जो पहलवान होते हैं, ट्रेनर्स? ट्रेनर्स होते हैं, उनको लिगामेंट इंजरी की समस्या हुँ। आती है, तो उसका भी समावेश हमने किया है। उसके बाद हर घर में अब अ, हमारे हर घर में जो कोई अपने दादाजी है, अपनी आजीबाई मराठी में कहती है, तो वहाँ पे नी रिप्लेसमेंट मराठी में कहावत है कि 70-80 की उम्र होते ही घर-घर की बात, घर-घर की कहानी हुई, वाटी बदलायची और बॉल बदलायचा है। यानी वाटी यानी क्या? जो नी रिप्लेसमेंट जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं और बॉल बदलना यानी खुबा प्रत्यारोपण जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो ये घर-घर की कहानी हो गई है अभी। तो ये नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट के लिए भी हम 50,000 और 1 लाख रुपए की मदद मुहैया करवाते हैं। और सबसे आखिरी में बर्न पेशेंट का इससे पहले कभी भी मुख्यमंत्री सहायता निधि में समावेश नहीं था। बर्न पेशेंट कोई भी अगर गाँव देहात में अगर हम देखते हैं तो अभी भी स्टोव पे काम करती है महिला, चूल्हे पे काम करती है तो उसका भड़का हो जाता है और उसके लिए भी बहुत खर्चा है। तो उसके लिए भी हम 50,000 से 1 लाख रुपए तक की मदद मुहैया करवाते हैं। और जो विद्युत अपघात होता है यानी अभी गाँव देहात में हम देखते हैं कि जो अपना किसान है, किसान अगर गाँव में रहता है तो डीपी वहाँ पे रहता है, वो चालू बंद करने के लिए जाता है, उसको शॉक लग सकता है। तो ऐसे एक्सीडेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट जो केसेस है, उसको भी हम यहाँ पे मदद मुहैया करवाते हैं। इस प्रकार से टोटल 20 जो सर्जरीज़ है, इसको हम मदद मुहैया करवाते हैं। और जो आपने सवाल पूछा था कि इसकी प्रक्रिया क्या है? तो जैसे आपने बताया कि हुँ, 20 ऐसे डिज़ीज़ और हुँ, सर्जरी है जो इस स्कीम के तहत हुँ, उपलब्ध की जा सकती है। प्रोसेस क्या है इसका? हुँ, क्योंकि सबको यही लगता है कि बस बोल दिया गया है, लेकिन हुँ, हम वहाँ तक पहुँचे कैसे? हुँ, तो अगर जिस नागरिक को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हुँ। वो इस स्कीम का लाभ कैसे उठा सकता है? बिल्कुल, ये सबसे अहम सवाल आपने पूछा है। मैं इसको थोड़ा विस्तृत से बताऊँगा।
मैं महाराष्ट्र के सारे जो मेरे बांधव हैं उनको कहना चाहूँगा शुरुआत में ही कि मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदद कक्ष की ये योजना पूरी तरह से फ्री है। आप महाराष्ट्र में कभी मंत्रालय आते हैं या फिर हमारे जहाँ-जहाँ पे आप अगर पैम्पलेट देखते हैं, तो सबसे पहले हमने शुरुआत में ही लगाया है कि फ्री, 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 निःशुल्क, निःशुल्क, निःशुल्क। तो ये आप सबसे पहले ध्यान में रखें कि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि ये योजना पूरी तरीके से मुफ्त है। ये योजना से लाभ उठाने के लिए, मदद पाने के लिए आपको किसी को भी ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, ये सबसे पहली बात। उसके बाद मैं कहूँगा कि इस योजना में अगर किसी हॉस्पिटल को एम्पैनल होना है, हमारे साथ जुड़ना है, तो उसकी भी प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है, टोटली फ्री है। दूसरा सवाल, आपने जो कहा था कि कौन-कौन से हॉस्पिटल में ये योजना लागू है, तो मैं यहाँ पे विनम्रता से कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र में 3000 से ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, जो 30 बेड से बड़े हैं। ऐसे 3000 से ज़्यादा हॉस्पिटल में ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि योजना अभी अस्तित्व में है। महाराष्ट्र में 30 बेड से ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स लगभग 8 से 9000 है, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक है। यानी अगर जायज़ा लिया जाए पूरा अगर महाराष्ट्र के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो लगभग 40% 40% हॉस्पिटल्स इस योजना में एम्पैनल है अभी भी। और जो हॉस्पिटल एम्पैनल नहीं है, उनको भी हम इस वीडियो के इस मुलाकात के द्वारा हम आह्वान करते हैं कि अगर आपका हॉस्पिटल अगर 30 बेड से ज़्यादा है, तो आप निसंकोच अपने मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता को आप अर्ज करें। मुख्यमंत्री सहायता को एम्पैनल करने के लिए ₹1 की भी आवश्यकता नहीं है, टोटली फ्री योजना है। आपको हम 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री सहायता निधि को एम्पैनल करेंगे। अगर उन्हें आपके साथ एसोसिएट होना हाँ, है, तो वो आपको अप्लाई करेंगे तो विदिन बिल्कुल, अ मंथ आपको चीज़ें प्रोसेस कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे एक सवाल आता है हुँ, कि अगर वो करते हैं, तो हुँ। उनका क्या फ़ायदा है इसके पीछे? बिल्कुल, सारे निजी जो अस्पताल हैं, जो 30 बेड से ज़्यादा है, उनको मैं कहना चाहूँगा कि ये योजना विन-विन सिचुएशन है। ये योजना अगर आप लेते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा मुख्यमंत्री सहायता निधि के द्वारा आपके अस्पताल में जो गरीब पेशेंट एडमिट है, उसको डायरेक्टली हम फाइनेंशियली मदद करते हैं। और ये जो मदद है, ये हॉस्पिटल के अकाउंट में हम देते हैं। पेशेंट के अकाउंट में बिल्कुल ₹1 की मदद हम नहीं देते। सारी जो फ़ाइनेंशियल मदद है वो हॉस्पिटल के अकाउंट में जाती है और हम उसके साथ यूटिलाइज़ेशन का पत्र भेजते हैं कि आपके हॉस्पिटल में ये एबीसी पेशेंट एडमिट है, इसके लिए हमने 1 लाख की मदद मुहैया करवाई है, मदद की है, ये 1 लाख रुपए इसके लिए यूज़ करें। यानी विन-विन सिचुएशन कैसे होती है, जो गरीब मरीज़ है, आपके अस्पताल में आपका हॉस्पिटल महँगा है, आपकी कॉस्ट महँगी है, इसके लिए आ नहीं सकता, वो आपके हॉस्पिटल में आ सकता है, उस गरीब का भी इलाज हो सकता है और हॉस्पिटल का भी नुकसान नहीं होगा। हॉस्पिटल को जो पैसा चाहिए, वो मुख्यमंत्री सहायता निधि से आपको मिल रहा है और ये ईश्वरीय कार्य हो रहा है, उस पेशेंट की जान भी बच रही है, आपका भी नुकसान नहीं हो रहा है, आपको भी पैसे मिल रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का फ़ायदा इसमें है कि हम जो ढूँढ रहे हैं कि जो समाज में गरीब तबके का जो पेशेंट है, जिसको ये मदद होने की हमने उद्देश्य रखा है, उस तक ये मदद जा रही है। यानी विन-विन सिचुएशन तीनों तरफ है, पेशेंट का भी काम हो रहा है, हॉस्पिटल का भी नुकसान नहीं हो रहा है, उनकी भी मदद हो रही है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का भी उद्देश्य सफल हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य, यानी लोगों की सेवा का ये करना, ये सबसे पहला उद्देश्य होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ये भी उद्देश्य फुलफिल हो रहा है। बिल्कुल। अ, सीएम मेडिकल असिस्टेंट हाँ। फंड क्योंकि हर कोई यहाँ तक नहीं आ सकता है क्योंकि हुँ, आपका जो दफ्तर है वो मुंबई हुँ, मंत्रालय में है। हुँ, जिसे अप्लाई करना है, जैसे तमाम सर्जरी है जिसके लिए वक़्त होता है, हुँ। तो वो अप्लाई कैसे कर सकता है? बिल्कुल। ये सबसे अहम सवाल है कॉमन मैन के लिए कि इसको अप्लाई कैसा किया जाए? तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि की जो योजना है, ये अभी फेसलेस की गई है। इस योजना से अगर आपको लाभ चाहिए, तो किसी को भी मिलने की आवश्यकता नहीं है। ना आपकी किसी को पहचान चाहिए, ना विधायक की पहचान चाहिए, ना नगर निगम पार्षद की पहचान चाहिए, ना सांसद की पहचान चाहिए। हर कोई कॉमन मैन इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना को पाने के लिए मैं इसका असिस्टेंट सेल का चीफ हूँ। मंगेश चिवटे मेरा नाम है, लेकिन मंगेश चिवटे को भी मिलने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ ये टोल फ्री नंबर दिया है 8650567567।
आपका अगर फोन मिलेगा तो मैं एक डेमो भी देना चाहूंगा यहाँ पे। बिल्कुल। 8650 567 एक सेकंड। 8650 8650 567 567, ये नंबर आप अगर डायल करते हैं तो मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का जो फॉर्म है आपको मोबाईल वर, हे देखिए, नमस्कार, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षात आपले स्वागत आहे. गंभीर व महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी कक्षातून अर्थसहाय्य करण्यात येते. अर्थसहाय्य करण्यात येणाऱ्या आजारांची यादी, आवश्यक त्या कागदपत्रांचा तपशील आणि यासाठीचा अर्ज थोड्याच वेळात SMS द्वारे आपणास प्राप्त होईल. धन्यवाद. अभी आप देखिए मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का जो फॉर्म है आपको अभी मोबाइल पर यहाँ पे मिला होगा। व्हाट्सएप पर? हाँ, नहीं नहीं, अभी आप सादा ये ओपन कीजिए, टेक्स्ट ओपन SMS. कीजिए, आपको जो SMS आया होगा वो अगर लिंक आप ओपन करते हैं तो मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष का जो फॉर्म है मोबाइल पर यहाँ पे आपको मिलेगा। ये फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक से भरना है। ये जो मेरे हाथ में फॉर्म देख रहे हैं आप, ये फॉर्म ही अभी आपको मैसेज आया होगा। तो ये थोड़ा सा फॉर्म, नेटवर्क का इशू है, हाँ, बट आ जाएगा। हाँ, तो ये फॉर्म आपको ठीक से भरना तो है। यही फॉर्म मुझे मैसेज पे आएगा? यही फॉर्म आपको मैसेज में आया है। महाराष्ट्र के गांव देहात रहने वाला जो कोई मरीज है या देखो जैसे सांगली, सातारा, कोल्हापुर हो या विदर्भ हो, गढ़चिरौली, चंद्रपुर हो, जो मुंबई से 1200 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां का अगर कोई मरीज रहता है तो उसको मुंबई में आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसको घर बैठे उसने क्या करना है, उसको प्रिंट आउट निकालना है। अगर आपके घर में प्रिंटर नहीं है या आदि सेवा नहीं है तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। ये प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लीड्स यहाँ पे दिखाई देगी आपको। यानी ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म पहले आपको ठीक से पढ़ना है। ये फॉर्म ठीक से पढ़ने के बाद ये फॉर्म पूरा आपको भरना है। ये फॉर्म भरने के बाद पेशेंट का जो फोटो है आपको लगाना है। पेशेंट के जो रिलेटिव है उनका भी फोटो यहाँ पे मैंडेटरी है। उसके बाद आपने फॉर्म पूरा पढ़ने के बाद आपको शुरुआत में ही लिखा है कि क्या-क्या इसके लिए लगेगा। आधार कार्ड, आधार कार्ड तो घर में होता ही है, राशन कार्ड घर में होता ही है और राशन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। यानी केसरिया राशन कार्ड चलेगा, पीला राशन कार्ड चलेगा और व्हाइट राशन कार्ड भी चलेगा। यानी इसके इस योजना के लिए हमने राशन कार्ड की जो एक क्राइटेरिया शर्त थी वो हटा दी है। आधार कार्ड, राशन कार्ड ये 2 डॉक्यूमेंट तो घर पे ही होते हैं तो हो गए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट लगता है तहसीलदार का। अगर तहसीलदार का अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो आप तहसीलदार ऑफिस जा सकते हैं और उनको सिर्फ कहना है कि मेडिकल हेल्प के लिए मुझे तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अगर तहसीलदार कार्यालय में अगर जाते हैं महाराष्ट्र में कोई भी तहसील कार्यालय में और उनको कहते हैं कि मेडिकल हेल्प के लिए मुझे मेडिकल हेल्प के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो मेडिकल इनकम सर्टिफिकेट आपको 100% मिलेगा। वैसे आदेश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल सर ने सारे जिलाधिकारियों को दिए है, सारे तहसील को दिए है। इसलिए इनकम सर्टिफिकेट निकालने के लिए भी ज्यादा मुसीबत नहीं आती है। अगर फिर भी कोई मुसीबत आती है तो आप हमारे टोल फ्री क्रमांक पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मुझे एक इसके चीज बाद समझनी है, जैसे आपने बताया कि कोई भी कलर का राशन कार्ड हो, चाहे व्हाइट ही क्यों ना हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम इनकम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट की मैं बात बिल्कुल कहूंगा कि सालाना जो इनकम है वो 1,60,000 से कम होना चाहिए, ऐसे अभी की हमारा प्रावधान है। लेकिन आने वाले 15 अगस्त से हमने ये जो मर्यादा है ये भी हम बढ़ाने का हमने प्लान किया है। अभी सालाना इनकम जिनका 3,60,000 से कम है वो इसको अप्लाई कर सकता है। यानी जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मिडिल क्लास फैमिली में, अपर मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट आता है जिसको 20-25 लाख का खर्चा है तो वो तुरंत इतना खर्चा नहीं खड़ा कर सकता। इसलिए उनको भी हमने ये मेडिकल हेल्प देने का निर्णय लिया है। इसके बाद हॉस्पिटल के सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी समझो हॉस्पिटल का एस्टिमेट क्या लगेगा कि भाई ABC ये पेशेंट हमारे यहाँ पे एडमिट हो रहा है या एडमिट पहले से एडमिट है और इसके लिए ये 2 लाख का खर्चा है, 4 लाख का खर्चा है, ऐसा एक एस्टिमेट लगता है।
हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिकल के रिपोर्ट्स। इसी फॉर्म में हमने सारे जो मेडिकल के रिपोर्ट्स क्या-क्या लगते हैं, इसकी ये दिए है कि अगर ट्रांसप्लांट का कोई पेशेंट है तो जेटीसीसी का वहाँ पे हमने प्रावधान मैंडेटरी किया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट है तो बोन मैरो एस्पिरेशन का बायोप्सी रिपोर्ट मैंडेटरी है। कैंसर सर्जरी है या कैंसर सर्जरी तो बायोप्सी का रिपोर्ट मैंडेटरी है। डायलिसिस पेशेंट है तो डायलिसिस का चार्ट मैंडेटरी है। नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट है तो उसके लिए एमआरआई सीटी स्कैन का रिपोर्ट मैंडेटरी है। इस प्रकार के हॉस्पिटल के जो रिपोर्ट्स है वो मैंडेटरी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि ये पेशेंट एक्चुअली जेन्युइन है। इसके लिए हमने ये हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स मैंडेटरी किए हैं और जैसे मैंने बताया कि एक्सीडेंट पेशेंट को तो एफआईआर रिपोर्ट कंपलसरी होता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आप करके अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में ये पूरा जो फॉर्म है भर के आप हमें ईमेल करते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी भी है। देखिए स्मॉल में ट्रिपल ए डबल ए ओ डॉट सी एम आर एफ डैश एम एच एट द रेट जी ओ वी डॉट इन, इस मेल आईडी पे अगर आप ईमेल करते हैं तो मैं एश्योर करता हूँ कि गवर्नमेंट का जो वीक होता है 5 दिन का, यानी सोमवार को अगर आप अप्लाई करते हैं तो शुक्रवार तक किसी भी हालत में ये मदद पेशेंट जिस हॉस्पिटल में एडमिट है उस हॉस्पिटल में वर्क की जाती है। टोटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम होती है। उनको हमारी जो मेडिकल की टीम है, यहाँ पे डॉक्टर की टीम जो अभी आपके आपको हमने पूरा वॉर रूम दिखवाया, तो डॉक्टर की टीम ये पूरा जेन्युइन है क्या नहीं देखती है, पैसे मंजूर करती है। लेकिन पैसे मंजूर करने के बाद भी हम तुरंत पैसा नहीं भेजते। पैसे मंजूर करने के बाद आपने जो पहला डेज़ देखा था मेरा जो सहयोगी दीपक, वहाँ पे फ़ोन जाता है, वहाँ से फ़ोन जाता है कि आपके पेशेंट के लिए मदद मंजूर की है, लेकिन हम क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं कि पेशेंट एडमिट है या नहीं एडमिट है या एडमिट होने वाला है। अगर हमें कोई भी साशंकता होती है, क्योंकि 2 फ़ोन जाते हैं, पेशेंट के रिलेटिव को जाता है और हॉस्पिटल को जाता है। अगर बोलने में कोई भी अगर अ, ये ऊपर होता नीचे है, हाँ, मिसमैच। मिसमैच होता है, तो हम उसका जियो टैग का फ़ोटो मँगवाते हैं कि पेशेंट एक्चुअल एडमिट है कि नहीं, उसका पूरा टाइम, प्लेस पूरा आता है उसमें। हुँ। और ये सारी चीज़ें होने के बाद ही उसको मदद मुहैया करवाते हैं हम। ये इस प्रकार से पूरी ट्रांसपेरेंसी हमने इस योजना में रखी है और मुझे बहुत आनंद है कि आपने आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त करवाया कि ये सारे महाराष्ट्र की जनता तक ये योजना जाए। जैसे अभी आपने हुँ, बताया कि वर्किंग 5 डेज़ हुँ, में आपका जो भी फर्स्ट डे अगर मंडे अप्लाई करते हो तो फ्राइडे तक आपको हुँ, वो सारी चीज़ें मिल जाती है, प्रोवाइड की जाती है। हुँ, लेकिन कभी-कभी इमरजेंसी केसेज़ होते हैं, हुँ, एक्सीडेंट केसेज़ होते हुँ, हैं, जहाँ उस वक़्त वो सर्जरी की आवश्यकता होती हुँ, है और तब अगर आपको आपको हुँ, लेटर दिया जाता हुँ। है, तो कितने जल्दी आश्वासन मिलता है आपकी तरफ से? तो हम उस केसेस में क्या करते हैं, हम इमरजेंसी केसेस में यहाँ से हम फ़ोन करते हैं कि भाई इसको हमें मदद भेजने के लिए कम से कम 5 दिन लगेंगे। हम एश्योर करते हैं कि इसको हम मदद भेजने वाले हैं, इसको पैसे के लिए ऑपरेशन इसका मत रुकवाइए। और सारे हॉस्पिटल को इतना भर-भर के हमने पैसा दिया है, यानी पूरे महाराष्ट्र के ये हमने खाली कर दिए, 300 करोड़ रुपए की राशि अब होने जा रही है। तो कोई भी हॉस्पिटल हमारी बात को ना नहीं कहता। वो ऑपरेशन करवाते हैं और उनको भी विश्वास आया है कि यहाँ के सिस्टम से अगर हुँ। उनको फ़ोन आता है, तो पैसा आँख बंद करके आने ही वाला है। तो इसलिए वो भी हम एश्योर करते हैं इमरजेंसी केसेस में। फिलहाल अब मैं हमने एक अनोखा सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप किया है, उसी का काम चालू है। थोड़ा-सा सिस्टम ये जो 5 दिन में हम मदद करते हैं, ये थोड़ा-सा भी डिले हो रहा है 7-8 दिन तक, लेकिन मैं मुझे विश्वास है कि 15 अगस्त के बाद पूरा ये वापस 5 दिन तक हम लाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा मदद महाराष्ट्र के नागरिकों को हम करेंगे। मतलब सीएम रिलीफ फंड को टॉप प्रायोरिटी पे हॉस्पिटल देखता है? बिल्कुल, बिल्कुल दिखता है। पूरे महाराष्ट्र में एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि भाई आप निश्चिंत रहिए हम हमारे ऑफ़िस से आने वाले 2-3 दिन में, 8 दिन में मदद आने वाली है। आप पेशेंट के पास से पैसा मत लीजिए या अगर उसका डिस्चार्ज है, तो उसको डिस्चार्ज दे दीजिए। डिस्चार्ज हमारे कारण मत रुकवाइए, क्योंकि पेशेंट का अगर डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसको हम मदद मुहैया नहीं करवाते। पेशेंट जब एडमिट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि जो है, ये रिइंबर्समेंट योजना नहीं है। यानी पेशेंट एडमिट होगा, वो डिस्चार्ज होगा, घर जाएगा, 1 महीने बाद उसको पता चलेगा कि ये योजना है, फिर वो अप्लाई करेगा, तो इस केसेस में हम मदद नहीं देंगे। ये योजना है जब पेशेंट एडमिट होगा,
प्री प्लान सर्जरीज़ के लिए या एक्चुअल पेशेंट एडमिट है, उनके लिए हम ये मदद मुहैया करवा रियलिस्टिक समझते हैं। हुँ, हुँ, 2015 से ये हुँ, स्कीम स्टार्ट हुआ है हुँ, और आज 2024 है। हुँ, बीच में कुछ वक़्त के लिए हॉल्ट पे था ये स्कीम। हुँ, अब तक क्या नंबर्स तक आप लोगों ने खर्च हुँ, किया है और कितने सर्जरीज़ की तो बात हम कर चुके हैं, हुँ, लेकिन कितने नंबर्स गवर्नमेंट फंड से जा चुके हैं वो हुँ। समझते हैं? देवेंद्र जी फडणवीस सरकार के कार्यकाल में इस योजना का प्रारंभ हुआ था। तब 5 साल में लगभग 550 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से मेडिकल सेवा के लिए आवंटित की थी और लगभग 55,000 पेशेंट्स की जानें उस दौरान बची थी। लेकिन जब ये महाविकास आघाड़ी सरकार का कार्यकाल था, तब ढाई साल में सिर्फ ढाई करोड़ की राशि आवंटित की गई थी और कुछ 700-800 पेशेंट्स की जानें तब बची थी। लेकिन मैं अभिमान के साथ कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब बनने के बाद इस महायुति सरकार के कार्यकाल में अब 300 करोड़ रुपए की राशि लगभग आवंटित हो गई है और इसमें लगभग 40,000 से ज़्यादा मरीजों की जानें बची है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पुण्य काम इस योजना के माध्यम से हुआ है और आंकड़ों पे मैं आगे जाना चाहूँगा कि हमारा उद्दिष्ट है कि ये सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले ये जो 40,000 मरीजों का आंकड़ा है 50,000 तक जाएगा क्योंकि रोज़ अभी 300-400 मरीजों के एप्लीकेशंस हमें आ रहे हैं कि हमें मदद चाहिए, हमारा ये पेशेंट एडमिट है। तो मुझे लगता है कि योजना इतनी पॉपुलर हो गई है अभी। पहले 10-12 एप्लीकेशन आते थे, वो बढ़ के 25 हो गए, 50 हो गए, 70-80 हो गए, 100 हो गए। आज 300-300 एप्लीकेशंस आते हैं, ऑनलाइन 200 से 250 एप्लीकेशन आते हैं, ऑफलाइन 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा है, वो लगभग अभी 50,000 मरीज़ों तक जाएगा और मैं बहुत खुश हूँ कि इतना बड़ा पुण्य का काम करने का सौभाग्य मुझे इस योजना के माध्यम से प्राप्त हुआ है और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस सेवा के लिए उसने मुझे चुना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा मरीज़ों की हो ही जाए। वो कहा जाता है ना कि भगवान हमेशा वो ज़रिया ढूँढता है। भगवान खुद नहीं आएँगे लेकिन वो एक ज़रिया भेजता है, जो आपके माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने बताया कि बहुत से हुँ, एप्लीकेशंस बढ़ते जा रहे हैं और दिन पर दिन जैसे हुँ, ही ये हुँ, वीडियो लोगों तक पहुँचेगा, लोगों को पता चलेगा हुँ, तो और भी जो हुँ, भीड़ है वो बढ़ती जाएगी मदद के लिए। हुँ। अ, आपकी कितनी बड़ी टीम है? ये सिर्फ़ मुंबई ऑफ़िस में है या और भी महाराष्ट्र के अलग-अलग कोने में है? ये 2 ऑफ़िसेज़ है। मुंबई में मंत्रालय का ऑफ़िस आपने देखा, लगभग 50 लोगों की टीम यहाँ पे काम करती है और नागपुर में ऑफ़िस है, वहाँ पे भी लगभग एक 10 लोगों की टीम काम करती है और ये 50 से 60 लोग दिन-रात यानी मैं अभिमान के साथ बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में हमारे पूरे स्टाफ ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। सैटरडे, संडे भी यहाँ पे काम होता है। अगर कल सैटरडे है, आप कल भी आके फैक्ट चेक कर सकते हैं। और हर सैटरडे को, संडे को हम हमारा एक फ़ेसबुक लाइव भी होता है। फ़ेसबुक लाइव के ज़रिए हम ये पूरा बताते हैं कि भई आज शनिवार, रविवार है, गवर्नमेंट हॉलिडे है, फिर भी अपना पूरा स्टाफ यहाँ पे आता है, काम करता है क्योंकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जाए। तो इस प्रकार से मैं इसका श्रेय सारे मेरी टीम को देना चाहूँगा। मैंने जिस प्रकार से कहा कि हमें तो भगवान ने चुना लेकिन ये सारी जो टीम है, अगर ये टीम अगर साथ में नहीं रहती, तो मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल था। तो मैं इसका सारा श्रेय मेरी टीम को देना चाहूँगा इस योजना का और आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे सर को। बट टीम को आप छुट्टी देते हो ना लगातार? नहीं, नहीं छुट्टी तो कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तभी छुट्टी देती मैंने उनको सारे लोगों को कहा है कि अगर आप 1 दिन छुट्टी लेते हैं, तो 10 जो मरीज़ हैं, जो अपने पास देख रहे हैं कि भाई मेरा पैसा आएगा, मेरे बच्चे का ऑपरेशन होगा, मेरे पिताजी का ऑपरेशन होगा, तो रोज़ घर जाते समय उस बच्चे का, उस पिताजी का चेहरा सामने लाओ। तो आप छुट्टी लेने का सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि तो ये बीमारी दिवाली, होली देख के नहीं आता है, कभी हाँ, भी आता हाँ, है। हाँ, कुछ भी और बार-बार हम देखते हैं कि ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं। मैं एक छोटा इंसिडेंस कह के ये खत्म करना चाहूँगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में कागल नाम का एक तहसील है। वहाँ पे एक छोटी मुस्लिम फैमिली है। उसका नाम मैं अभी भूल गया। उस लेकिन बच्चे का एक मैं स्टोरी बताना चाहूँगा। फरहीन उसका नाम था उस लेडी का जिसका बच्चा है बेटी है उसकी। 1 साल पहले उन्होंने हमें एप्लीकेशन किया था। उसकी छोटी बच्ची थी 10-12 साल की और उसको माँ का जो दूध होता है वो उसको ठीक से ये नहीं हो रहा था, पचन नहीं हो रहा था।
तो उसको एडमिट किया, उसका वेट भी बहुत छोटा था और लेकिन पैसे के अभाव से वो उन्होंने एडमिट नहीं किया था अच्छे हॉस्पिटल में। 550-600 ग्राम उस बच्चे बच्चे का वेट था। तो हमने फ़ोन करके पूरा कोऑर्डिनेशन किया, हमारे प्रशांत सालुंके के कोऑर्डिनेटर है वहाँ के, और स्पर्श हॉस्पिटल कोल्हापुर में एडमिट किया। उसको कम से कम ढाई महीने वहाँ पे रखना पड़ा उस बच्चे को। ढाई महीने में उसका खर्चा 5 लाख रुपए हो गया। तो हमने शुरुआत में उसको 50,000 रुपए की मदद की, बाद में फिर 1 लाख की मदद की और बाद में फिर वापस 1 लाख की। ऐसे ढाई लाख की मदद की। ढाई लाख रुपीस बचे थे। तो हॉस्पिटल को मैं खुद विज़िट करने के लिए गया। हॉस्पिटल को मैंने बताया कि भाई इनको हमें मदद करनी है, ढाई लाख रुपए माफ़ कर दो। उन्होंने ढाई लाख भी माफ़ कर दिया। तो वो बच्चे घर चले गए। 6 महीने बाद वहाँ पे कोल्हापुर में शासन आपल्या दारी एक प्रोग्राम था, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम रहता है। उस प्रोग्राम में वो उसके माताजी पिताजी आए और पुलिस से थोड़ा झगड़ा कर रहे थे कि हमें स्टेज पे जाना है। सीएम साहब का जब दौरा रहता है, वहाँ कार्यक्रम रहता है, हुँ। तो आपको पता है सुरक्षा व्यवस्था कितनी हार्ड होती है। पुलिस ने मुझे प्रोटोकॉल से फ़ोन आया कि एक हस्बैंड वाइफ आए, मुस्लिम समाज के हैं और वो कह रहे हैं कि हमें स्टेज पे जाना है, मुख्यमंत्री जी से मिलना है। मैं भागते-भागते वहाँ पे गया। तो ये हस्बैंड वाइफ मिले और उनके हाथ में वो बेटी थी। तो मैंने कहा कि यहाँ क्यों आए भाई? अभी तो घर जाओ ना, यानी आराम करो, उस बच्चे की देखभाल करो। उन्होंने कहा कि नहीं, आज 6 महीने हो गए, बेटी हमारी बची है। आज 6 महीने होने के बाद भी हमने इसका नाम नहीं रखा है। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं रखा है? हम तो उन्होंने कहा फ़रीन मक्कोबाई ने कि हमें ये बेटी मुख्यमंत्री जी के हाथ में देनी है और इसका नाम दुआ रखना है, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब की दुआ है, इसलिए मेरी बेटी बची है। मेरे एकदम रोंगटे सेम। खड़े हुए थे और एकदम इमोशनल हो गया था मैं। मैं गया, सीएम साहब का भाषण होने ही वाला था, अजीत दादा का भाषण हो गया था, आदरणीय देवेंद्र जी का भाषण हो गया था और फडणवीस साहब के भाषण के बाद सीएम साहब का भाषण चालू ही होने वाला था। मैं जल्दी से भाग के गया स्टेज पे, मैंने कहा कि सर, ऐसा-ऐसा एक घटना हुई थी। 6 महीने पहले एक छोटे बच्चे को हमने मदद की थी, उसकी जान बची है और उनका कहना है कि आपके हाथ में वो बच्ची लेके उसका नामकरण करना है, दुआ। तो सीएम साहब ने कहा उसको लाओ, तो उसको लाया स्टेज पे, सीएम साहब ने हाथ में लिया, तो मैं बता नहीं सकता वो क्या अनुभव था। 1 लाख लोगों के सामने उस छोटे बच्चे का नाम दुआ रखा और आज वो दुआ मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि की ब्रांड एम्बेसडर है। पूरे विश्व की सबसे छोटी उम्र की ब्रांड एम्बेसडर है, किसी योजना की, गवर्नमेंट की योजना की। और हर जगह मुख्यमंत्री जी जब भाषण करते हैं, तब उसका ज़िक्र करते ही करते हैं और हम भी जब-जब कोई मुलाकात होती है, कोई मनोगत होता है, कोई कार्यक्रम होता है, हर वक़्त उस दुआ का नाम होता है। 8 मार्च को यानी जागतिक महिला दिन हुँ, को वर्ल्ड वुमेन्स डे को वुमेन्स डे। उसका जन्मदिन होता है। तो या कोइंसिडेंस इता ऐसा था कि 8 मार्च को मुख्यमंत्री जी वापस कोल्हापुर में प्रोग्राम को थे। तो उसका पहला बर्थडे का केक भी मुख्यमंत्री जी ने काटा है, शिंदे साहब ने, दुआ का। तो इस प्रकार से ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ है हुँ, और जो कहते हैं कि महायुति सरकार को भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भाई हुँ, जात-पात, पक्ष-पंथ देख के करते, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम ये मदद करते वक़्त कभी भी जात, धर्म, पंथ, पार्टी कभी नहीं देखते। या इस योजना के द्वारा सबसे ज़्यादा मदद अगर किसने ली है, तो शरद पवार जी की जो पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी, उनके जो विधायक है नीलेश लंके, उन्होंने सबसे ज़्यादा मदद ली है। तो यही उदाहरण से मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहूँगा कि ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि योजना कोई भी जात धर्म का इंसान हो, कोई भी पार्टी का हो, यहाँ पे स्वागत है। आप कभी भी आइए। हर एक जो कोई बंदा यहाँ पे आएगा, उसको कुछ ना कुछ मदद करने का प्रयास हम हमेशा करेंगे। ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा। अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, हुँ, 300 करोड़ हुँ, होने वाला है। हुँ। प्राइमरी फंडिंग क्या होता है सीएम रिलीफ फंड का? हाँ, इसके लिए भी एक मैं आह्वान करना चाहूँगा। सीएम फंड ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक ट्रस्ट है। मुख्यमंत्री जी का ट्रस्ट है। 1991 में मुख्यमंत्री सहायता निधि की स्थापना हुई और ये ट्रस्ट है। जो कोई मुख्यमंत्री पद पे बैठते हैं, मुख्यमंत्री सहायता निधि के अध्यक्ष होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज़ बहुत है, शुगर फैक्ट्रीज़। तो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ को यानी शुगर का एक जो ये होता है
बैग, हुँ, शुगर हुँ। का एक बैग निकलते ही ₹5 यहाँ पे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि को देना बंधनकारक होता है, मैंडेटरी होता है। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र के जो लगभग 200 शुगर फैक्ट्रीज़ है, वहाँ से इस मुख्यमंत्री सहायता निधि को लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध होती है। इसके बाद समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, जो अपने बर्थडे के दिन जो अपने किसी कार्यक्रम के दिन मुख्यमंत्री सहायता निधि को डोनेशन देते हैं। महाराष्ट्र सहकारी बैंक है, बहुत सारे बैंक है, वो भी यहाँ पे डोनेशन देता है। ऐसे करते-करते सालाना एक 300 करोड़ तक की राशि यहाँ पे जमा होती है। लेकिन ये भी आपने देखा अभी 300 करोड़ का डेटा आंकड़ा अभी पूरा हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जो-जो कोई ये सुन रहा है, ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उनको आह्वान करना चाहूँगा कि आपका अगर बर्थडे होता है या आपका पिताजी का बर्थडे होता है, मैंने खुद मुझे जब ₹50,000 का एक पुरस्कार मिला था, तो उसमें ₹50,000 ऐड करके मैंने इस मुख्यमंत्री सहायता निधि को दिए थे। मेरी बच्ची के बर्थडे को ₹50,000 दिए थे। मेरे पिताजी का जब बर्थडे होता है, उनका भी 85वाँ बर्थडे हुआ था, तो ₹85,000 की राशि मैंने डोनेशन दी। तो आप भी आपके पिताजी का बर्थडे हो, आपके बेटे का बर्थडे हो, आपकी बेटी का बर्थडे हो अ, थोड़ी-सी मदद अगर ₹1,000 से लेके 1 लाख तक कोई भी मदद आप मुख्यमंत्री राहत कोष को दे सकते हैं। इसके लिए भी आपको डायरेक्टली मंत्रालय आने की आवश्यकता नहीं है। इसका ऑनलाइन अकाउंट है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। आप इंटरनेट पे जाके भी ये वेबसाइट से देख जाके भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं और मुझे ये आह्वान करना है कि आपकी जो राशि है, उसका विनियोग बिल्कुल अच्छे काम के लिए होगा। ये जो राशि है किसी की जान बचाने के लिए काम आएगी। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो न पैसा दे सकते हैं, जिनकी क्रय शक्ति ज़्यादा है, उन्होंने आगे होना चाहिए, आगे आना चाहिए और इसको हाथ-बार लगाना चाहिए। तो मतलब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हुँ, जैसे अब आपने बताया कि हुँ, लोग जब डोनेट करते हुँ, हैं, तो जब फ़ॉरेन में ऐसी कोई हुँ, स्कीम्स होती है और जहाँ लोगों को डोनेट करना हुँ, होता है, तो उनके पैसे कहाँ यूज़ हो रहे हैं, किस हुँ, पेशेंट के लिए हुँ, यूज़ हो रहा है, वो भी डिटेल जाता है। हुँ, पूरी तरह नहीं जाता है, हुँ, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हुँ, होती हैं। तो अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जैसे आपने बताया कि बहुत से लूप होल्स थ्रू आउट द हुँ, प्रोसेस आपको पता हुँ। चला, तो वो चीज़ों को आप ठीक करते गए। लेकिन आने वाले वक़्त में फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है इस स्कीम को लेकर? फ्यूचर डेवलपमेंट मैंने जिस प्रकार से बता रहा था मैं कि ये 20 मरीज़ों को हम अभी मदद दे रहे हैं, 20 डिसीज़ेज़ को। इसमें बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसी बहुत सारी लोगों की माँग है। जैसे स्पाइनल को हम मदद नहीं देते हैं, तो आने वाले दिनों में स्पाइन सर्जरी को मदद देने का हम ये करेंगे। बहा नामक एक सर्जरी होती है। बहा सर्जरी किन बच्चों को करनी पड़ती है, जो समाज में ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, जिनको कान ही नहीं होता। तो आर्टिफ़िशियल कान बिठाना पड़ता है। तो ऐसे छोटे बच्चे की बाहा सर्जरीज़ के लिए हम बिठाने का प्लान कर रहे हैं। जीबीएस सिंड्रोम अभी बहुत बड़ा है, तो जीबीएस सिंड्रोम को भी हम इंक्लूज़न करने की सोच रहे हैं। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो-जो एकदम दुर्धर ऐसी बीमारी है, वैसे 8 से 10 बीमारी का इंक्लूज़न करने का हम सोच रहे हैं। यानी कोई भी जो मरीज़ है, उसको वो खाली हाथ ना जाए, उसको अभी भी हम खाली हाथ नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ मदद करते हैं, बिल में डिस्काउंट दिलवाते हैं। लेकिन यहाँ से अगर मदद जाती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा, इसलिए कुछ जो डिशेज़ है बढ़ाने का आने वाले दिनों में प्लान। थैंक यू सो मच मंगेश जी आपके वक़्त के लिए और जो आप कार्य कर रहे हैं। क्योंकि स्कीम्स हैं लेकिन क्लेरिफ़िकेशन नहीं है और मिसकंसेप्शन बहुत है। बहुत सी अफ़वाहें हैं इन चीज़ों को लेके लेकिन आपसे मिलने के बाद आई थिंक ये चीज़ें बहुत क्लियर हो गई है हमारे दर्शकों के लिए और उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का लाभ लीजिए, अफ़वाह ना फैलाएँ क्योंकि बहुत बड़ा कार्य है और बहुत बहुत ज़्यादा पैसे इन स्कीम्स में लगते हैं। तो जितने जेन्युइन लोगों की हेल्प हो पाए, ये कार्य इनके हाथ में है और उम्मीद करते हैं कि आप ये करते रहिए और मेडिकोलिक से बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।